नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। और दीपावली अवकाश के बाद बहुत दिनों के अवकाश के बाद आज हमारा वापस दोबारा साक्षात्कार हो रहा है। आज का हमारा वीडियो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है। और हम पिछली कक्षा में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ललित निबंध मेरी जन्मभूमि पर चर्चा कर रहे थे। और चूंकि निबंध बड़ा है और व्याख्या इसमें से अवश्य आती है, तो हम एक एक पंक्ति को जो है पढ़ रहे हैं। और आपके पास भी हम आशा करते हैं कि पुस्तक होगी, और अगर नहीं है तो आप तुरंत पुस्तक लें, क्योंकि बिना पुस्तक जो है वो पढ़ाई जो है वो करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मेरी जन्मभूमि जो निबंध की चर्चा कर रहे थे, और जहाँ पिछले व्याख्यान में हमने छोड़ा था आज हम उससे आगे बात करेंगे। और वो आपको पता है कि जहाँ हमने बात की थी, द्विवेदी जी अब अपने गांव में जो जातियाँ रहती है उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और वो जातियाँ जो है वो कहाँ से आई, कैसे हुई, क्या उनका इतिहास था, कैसे उनमें परिवर्तन हुआ, उन सब की बात कर रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बातें वो हमको बताते हैं। और बड़ा दिलचस्प हमारा ये भारत सुंदर देश रहा है, जहाँ सब में जो है अलग अलग चीज़ें आती जाती रही। और कई जातियाँ कभी ऊपर होती, कभी नीचे होती, कभी वैसे तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा कुछ ऊपर नीचे, तो ये पता नहीं कब बना ऐसा। लेकिन जो बात है, जो अगर हम द्विवेदी जी के संदर्भ में बात करें, तो ये उनका जो है बड़ा एक, जैसे आपने देखा होगा झूला होता है ना मेले में, तो उस मेले में जैसे घूमती रहती है, मेले में जो ऊपर सबसे होता है कभी बीच में आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, फिर घूमता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हमारी जो जातीय व्यवस्था और जो हमारा वो रहा है वो ऐसे ही एक तरह से रहा। तो उसी के बारे में द्विवेदी जी कई बातें बता रहे हैं। और आगे वो कहते हैं, हमारे गांव के शाक द्वीपयमक ब्राह्मण भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जाति के हैं। शक द्वीप संभवतः आधुनिक सकडियाना है। यहाँ के मगी लोग सारे संसार में तंत्र मंत्र के लिए व्याख्यात थे। यानी जो शाक द्वीपीय उनके जो वहाँ के ब्राह्मण हैं, वो जो है एक ऐतिहासिक जाति है, और ये लोग तंत्र मंत्र के लिए किसी समय बहुत फेमस रहे होंगे, ऐसा द्विवेदी जी वहाँ कह रहे हैं। और उन लोगों के जो उनका जो रिलेशन था वो मतलब जो है शक द्वीप जो वहाँ से था, तो इसीलिए वो लोग शाक द्वीप ये कहलाए। और ये बड़े तंत्र मंत्र के लिए फेमस थे पूरी दुनिया में। सुना है ओल्ड टेस्टामेंट में भी इनकी चर्चा है। ईसाइयों का एक बहुत पवित्र ये ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, तो उसमें भी जो है इनकी बहुत चर्चा है। अंग्रेजी में मैजिक शब्द में भी इन मगों की स्मृति रह गई है। और देखिए कहाँ से जोड़ते हैं, अंग्रेजी का एक मैजिक शब्द बना है। ऐसा माना जाता है कि भारत का हजारों सालों से यूरोप और ईरान इराक से होते हुए बहुत अच्छा संबंध था। और हमारे व्यापारी ना केवल पूरी दुनिया में जाते थे, बल्कि पूरी दुनिया से लोग हमारे यहाँ आते थे। और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो दुनिया का वैसे भी बहुत डेवलप्ड एक सिटी था, और हड़प्पा संस्कृति का जो केंद्र था, वहाँ दुनिया भर के लोगों की ना केवल धर्मशालाएं बनी हुई थी, बल्कि दुनिया भर के व्यापारी मोहनजोदड़ो आते थे और वहाँ वो रहते थे। बड़े बड़े भवन थे वहाँ, मिस्र के लोग और यूनानी और कहाँ कहाँ से लोग जो है मतलब दुनिया भर के लोग वहाँ आकर व्यापार के लिए आते थे। और वहाँ से मोहनजोदड़ो से भी लोग दुनिया भर में जाते थे। तो जो मैजिक शब्द है वो हमारे मग जो मूल शब्द है वहाँ से, उसी मग से जो है मैजिक जो बना, और उसी के बारे में द्विवेदी जी बता रहे हैं। भारतवर्ष में यह जाति ब्राह्मण की ऊंची मर्यादा पा सकी, और धीरे धीरे वो तंत्र मंत्र करने वाली जाति आज की तारीख में हमारे यहाँ की ब्राह्मण जाति हो गई, और जिसकी ऊंची मर्यादा है। और सच पूछिए तो ये लोग जहाँ जहाँ गए वहीं आदर और सम्मान पा सके। और द्विवेदी जी कहते हैं कि जहाँ भी ये लोग गए वहाँ इनको बहुत आदर और सम्मान मिला। अब भी ये सुसंस्कृत और चतुर है, यानी अभी भी ये लोग जो है वो समय के फेरे में क्या होता है, समय के थपेड़ों में कई बार कोई बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं मनुष्य, लेकिन धीरे धीरे कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कई जो कमज़ोर और दीन और वैसे होते हैं, तो वो भी समय के चक्र में परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ ऐसी मेहनत करते हैं कि वो लोग ऊपर आ जाते हैं। वैसा जो है जो शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी जो है वह भी जो है आज भी मतलब बहुत सुसंस्कृत यानी पढ़े लिखे और समझदार और उनमें जो है वो आते हैं।
मेरे गांव में दुशाद नाम की एक अंत्यज जाति भी है। दुशाद आप जानते हैं बिहार की तरफ और वो होते हैं। अंत्यज मतलब जो नीचे है, जो जिनका द्विज संस्कार, जो जनेऊ वाला संस्कार नहीं होता, जो वर्ण से उधर होती है, उनके रंग रूप को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये लोग अंत्यज जाति के हैं। यानी अगर हम उनके रंग रूप को देखें तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये अंत्यज जाति के। यहाँ पर ये जो पंक्ति आई है द्विवेदी जी की, ये हमारे उस एक वैचारिक पूर्वाग्रह की बात करते हैं जहाँ पर हमने रंग को भी जाति के आधार पर बांट रखा है। यानी हम हमेशा से ये मानते हैं कि गोरा रंग है तो वो फलाना ही होगा जाति का, और अगर मनुष्य काला है तो वो फलाना जाति का ही होगा। ऐसा हम हमेशा जो है एक इस मानसिकता को लेकर चलते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। रंग गोरा या काला होना ये जोग्राफिकल कंडीशन की बात होती है। आप कश्मीर में जन्म लेंगे, अगर कश्मीर में -40 में रहेंगे तो आप वैसे ही गोरे हो जाओगे, चाहे किसी जाति के ही किसी जाति में आप जन्म लें। और अगर आप तमिलनाडु की इतनी गर्म जलवायु में रहेंगे, समुद्र के किनारे आप रहेंगे, तो आप किसी भी जाति में जन्म लेंगे, आपका रंग जो है उतना गोरा नहीं होता है। तो ये कुछ वो बात है। लेकिन एक द्विवेदी जी के भी अंतर्मन में ये कहीं बात वो रह गई, तो जो वो लाइन में आ जाती है। वो मनुष्य के कई बार चित्त में भी तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उनके रंग रूप को देखकर, दुशादों के रंग रूप को देखकर कोई नहीं मानता कि ये अंत्य जाति के। अंग्रेज लोग जब देश में राज्य स्थापना में समर्थ हुए तो उन्होंने कुछ अत्यंत दुर्दांत जातियों का सामना करना पड़ा। आप जानते ही हैं अंग्रेजों को राज करने में शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई थी, और हमारे यहाँ की जो कुछ युद्ध कौशल और कुछ लड़ने मरने मिटने वाली जातियाँ थी, उनको सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में अहीर और दुसाद तथा बंगाल के डोम बड़े लड़ाके थे और कानून मानने से सदा इनकार करते थे। और जो उत्तर भारत में हमारे अहीर कहलाते हैं, या ये जो दुसाद है, उसी तरह से बंगाल में एक डोम जाति होती है। ये लोग बड़े लड़ाके थे और कानून मानने से सदा इनकार करते थे। यानी ये लोग जो थे वो कानून को, अंग्रेजों को उस तरह से नहीं मानते थे। हमारे यहाँ कई जातियाँ आज भी बहुत जो होती है वो उस तरह से जो है लॉ को नहीं मानती उस तरह से, और आज भी वो कई वैसे जो है कुछ अपनी प्रक्रियाएं करती है जिसमें लॉ का जो है सदा उल्लंघन होता है। चतुर अंग्रेजों ने इन जातियों से चौकीदार का काम लेकर इन्हें वश में किया। और अंग्रेज होशियार थे, बहुत तेज थे। उन्होंने क्या किया, इन्हीं जाति वालों को चौकीदार बना दिया। यानी जो उनसे लड़ने के लिए, उनको जो खदेड़ सकते थे, उनको बाहर कर सकते थे, उनको अपने में शामिल कर लिया। लोहे से लोहा काटने की नीति में अंग्रेज अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानता। यानी ये जो है लोहे से लोहा काटना, यानी जो लड़ने वाले जो जिनसे डर था आपको अंग्रेजों को, उनको अपनी फौज में शामिल कर लो, उनको अपना बना लो, उनको अपने घर में नौकरी दे दो। तो फिर वो हमारे यहाँ एक होता है कि भाई जिसका नमक खाते हैं तो उसके खिलाफ जो है हम वो काम नहीं करते। तो इस नीति में तो अंग्रेजों का कोई कोई मुकाबला ही नहीं है। अहीरों का बहुत कुछ अध्ययन हो चुका है। जाना गया है कि किसी जमाने में इस दुर्दांत जाति का राज्य अनेक प्रदेशों में था। जो है अहीरों का एक समय में गुप्त साम्राज्य, और उन सभी में भी जो है साबिर और ओबीर, आबिर और सोवीर जो है, ये भी एक संघर्ष हुआ था, जहाँ पर आबिरों ने सोवीरों को, जो बिहार और उधर उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में उनका बहुत बड़ा राजपाट था, उनको खदेड़ डाला था। यानी पटना से भी उनको खदेड़ डाला था, और आबिर जो जाति थी उसका शासन वहाँ तक फैल गया था। द्विवेदी जी उसी बारे में बात कर रहे हैं। बंगाल के डोम सहजिया बोध थे और किसी जमाने में प्रबल पराक्रांत राज्यों के अधीश्वर थे। और ये जो बंगाल के डोम थे, ये वैसे बौद्ध थे, लेकिन किसी जमाने में ये भी लोग राजा की भूमिका में थे। यानी हमारे यहाँ बौद्ध भी राजा हुए हैं। आप जानते ही हैं, इतिहास आप सब ने पढ़ा है। और बौद्ध धर्म ही हमारे यहाँ से पूरी दुनिया में गया, जिसमें फैलाने में बहुत सारे बौद्ध राजाओं का जो हाथ था। तो अधिकार वंचित होने पर ही ये लोग दुर्दांत हो गए थे। अब जब आप किसी से उनके अधिकार छीनोगे तो फिर जो है वो जो है ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो दुर्दांत जो है बिल्कुल फिर किसी से कंट्रोल में नहीं आने वाले वो बन जाते हैं। दुसातों के पुरातन इतिहास का कोई मुझे पता नहीं, पर निसंदेह ये भी किसी अधिकारच्युत बड़ी जाति के भग्नावशेष होंगे। द्विवेदी जी कहते हैं कि मुझे वैसे ही दुसादों का भी लगता है कि उनको भी कभी ना कभी आपने अधिकारों से वंचित किया होगा, कभी ना कभी उनको सजा के तौर पर आपने जो है उस सत्ता से बेदखल किया होगा, उस सत्ता वाली भूमिका से, शासन वाली भूमिका से हटाया होगा। इसीलिए वो शायद आज भी जो है उस अधिकार से वंचित एक जाति के रूप में वो बचे हुए हैं। मेरे गांव के दुसाद बड़े वीर, विनयी और भद्र हैं।
वे अपने को अब भी दुशासन वंशज बताते हैं। अब देखिए कहाँ जोड़ते हैं, यानी उनके गांव के जो दुशात थे वो क्या कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज, हमारा जो, हम दुशासन के वंशज से हैं। यानी दुशासन आप जानते हैं महाभारत में पात्र था, दुर्योधन का छोटा भाई था। तो ये जो है वो कहाँ संबंध जोड़ते हैं कि हम दुशासन के वंशज हैं। इनके देवता राहु बाबा हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हिंदुओं की ग्रह मंडली में जो राहु देवता है वे इनकी देन तो नहीं। यानी देखिए कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। संस्कृति की यही तो बड़ी दिलचस्प चीज़ें होती है कि कहाँ से किसका क्या कनेक्शन जो है कहाँ हो जाता है। कि जो हम राहु देवता बार बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तुम्हारे ग्रह में शनि है, तुम्हारे ग्रह में राहु है, तुम्हारी जन्म कुंडली में ये बैठा है, ये अनिष्टकारी जिनसे हमें डर लगता है वो देवता माने जाते हैं, राहु शनि केतु। तो यह जो है वो लगता है इन दुसाधों की तो देन नहीं है। इतना तो निश्चित है कि राहु वैदिक देवता नहीं है। द्विवेदी जी कहते हैं ये तो तय है कि राहु वैदिक देवता नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता था कि पहले जो हमारे देवता जो हम जिनको हमने जाना है वो वैदिक देवता थे, जिनमें आपके जो है इंद्र और वरुण और ये सब थे। फिर धीरे धीरे और सब देवता उनमें जुड़ने लगे और कालांतर में जो है आप देखेंगे कि कई देवताओं की जो भूमिका है वो छोटी हो जाती है, जिसे बाद में इंद्र और वरुण बिल्कुल जो किसी समय श्रेष्ठ देव मतलब सबसे ऊपर थे देवताओं और ईश्वर में, वो नीचे आ जाते हैं और विष्णु और शिव और जो है वो देवता हमारे जो है सबसे ऊपर आज की तारीख में मतलब प्रतिष्ठित होते हैं। इसी तरह के बारे में वो बात कर रहे हैं कि आजकल राहु के नाम पर चढ़ने वाले वैदिक मंत्र में र और ह अक्षरों के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे राहु से संबंध माना जा सके। यानी अब जो हम जिस राहु की बात कर रहे हैं, द्विवेदी जी कहते हैं कि उसमें तो केवल र और ह अक्षर जैसा कुछ है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। जो हो यह जाति भारतीय इतिहास की निश्चय ही एक महत्वपूर्ण देन है। कैसे कहूँ, मेरी जन्मभूमि के इस छोटे से गांव में महाकाल देवता के रथ चक्र की लीक एकदम नहीं पड़ी है। यानी द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरे इस गांव में जो है किसी मतलब काल चक्र के किसी मतलब उस देवता का कभी ऐसा जो है वो लीक नहीं हुई होगी, ऐसा कैसे संभव है। यानी मतलब पूरे इतिहास के झंझावतों, पूरे इतिहास के उस जो है एक सर्कल से उनका गांव गुजरा है, जिसमें तमाम ये जो जातियां हैं, तमाम ये जो चीज़ें हैं, ये बदलती रही, उलट पुलट होती रही। कौन कहाँ से आया, कहाँ चल के कहाँ बसा, ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। और लोग अभी भी खोजने में लगे हुए ही हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता मिट गई, कैसे मोहनजोदड़ो ख़त्म हो गया जो इतना बड़ा शहर था, और कैसे वो ख़त्म हो गया। आज तक हम उनकी लिपि भी अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, देखिए आप। तो कई दिलचस्प चीज़ें इतिहास में हमारे रहती है और हम इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।